So I will request everyone to uh, open their notes copies on a fresh page on every header of every page for today. Write the date, subject, name, your roll number and section. So in the last class, we were discussing about the types of constructors. We have seen default constructors, parameterized constructor, and copy constructor. So in a single example, I explained about how all of these constructors are used and the way in which they are used. They are being called. So we should have a very basic idea that a constructor is used to initialize the data members of a newly created object. तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल जरूर हो जाएगा. जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है तब तक ऑब्जेक्ट कंप्लीशन नहीं होता है. सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब कंस्ट्रक्टर होता है. इट्स ए मैंडेटरी प्रोसेस. If the compiler is unable to call the constructor, remember this important point, that if the compiler is unable to call the constructor while creating the object, then the object will not be created in the memory. तो अगर कंपाइलर के पास अगर कोई तरीका नहीं है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देगा मेमोरी में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉलेबल होना चाहिए. कॉलेबल इन द सेंस कि कंस्ट्रक्टर को, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ अभी कि किस सिचुएशन में कंपाइलर इज अनेबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. कोई NaCl बॉक्स वाला चल नहीं रहा है तो मैं एक और स्क्रीन, एक और विंडो आपसे शेयर करूंगा अभी. ठीक, इसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है. फिर से चैट बॉक्स में इसको दे देता हूँ. अगर कोई चाहे तो इसको ऑनलाइन अभी हम जैसे जैसे कोड करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी जो है कोडिंग करते जाएं. ठीक, सो यहाँ पे ये जो है GCC कंपाइलर यूज कर रहा है. GNU GCC कंपाइलर यूज कर रहा है. इसलिए इसमें हैश इंक्लूड ऊपर देखेंगे आईओ स्ट्रीम करके लिखा है, .h यूज नहीं कर रहा है. सो GCC कंपाइलर में कुछ चेंजेस होते हैं जो टर्बो C++ से अलग हैं. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD यूज कर रहे हैं. STD मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए STD. एंड यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसमें रिटर्न टाइप इंट है और लास्ट में रिटर्न 0 यूज कर रहे हैं टू कंप्लीट द मेन फंक्शन. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द टर्बो C++ एंड GCC. लेकिन इन एसेंस एवरीथिंग इज सेम. चलिए लेट अस मूव ऑन. मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कह रहा था. सो लेट अस क्रिएट अ क्लास फर्स्ट. तो कोडिंग आप साथ साथ मेरे साथ करते जाएं. So I have created a class. Inside the class I have created a constructor. देखिए ऑब्जर्व करिए मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें हम लिख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. curly bracket close. So this is the definition of the constructor. Capital A is the name of the class. So naturally we will create a constructor with capital A brackets. So as inside brackets there are no arguments, so it is a default constructor. So इसे आपको पहचानना पड़ेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है और कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है. So in this particular case, remember that this is a default constructor that we have created because it has no arguments inside the input argument list, जो brackets है. अब ऑब्जर्व करें क्लास है मैंने यहाँ पे तो बना लिया. यहाँ पे जो है आई विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है. सो लेट अस एग्जीक्यूट. यहाँ पे एग्जीक्यूट वाला बटन दिया हुआ है.
एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप मुझे एरर मैसेज आपको दिख रहा है सबको? ये रिजल्ट वाले पोर्शन में देखिए एरर मैसेज दिख रहा है सबको, अब जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ द एरर? एरर मैसेज को अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसमें रीजन क्या है एरर का। ये जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द रिजल्ट पार्ट। सो सम एरर हैज सर बीन कंस्ट्रक्टर मत बीन पब्लिक हाँ। यूज। सर वो पब्लिक हमने उसको असाइन नहीं किया। करेक्ट। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर तो बना लिया था, लेकिन क्योंकि हमने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है, इंपॉर्ट 2-3 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। अभी कोड को ऑब्जर्व करेंगे, कोड को ऑब्जर्व करके हमको ये समझना होगा कि दैट वी हैव क्रिएटेड अवर ओन कंस्ट्रक्टर। So as soon as we create our own default constructor, compiler provide default constructor will not work. Compiler जो देता है default constructor, हमने लास्ट क्लास में देखा था, the compiler provides a default constructor and a copy constructor. तो जैसे अपन ने अपना खुद का default constructor बना लिया, तो वो compiler provided default constructor वर्क करना बंद कर देगा, हमारा default constructor को वो यूज करेगा. Now what happens is that here in this particular example, we are seeing that the constructor A, the constructor default constructor A brackets is declared without, it is being defined without specifying any access specifier. So if we are not specifying any access specifier, automatically everything becomes private in the class. So A brackets जो constructor है, that becomes private. It cannot be accessed outside the class. So as soon as we create an object of the class in the main function कहाँ पे है? It is outside the class. So main function is residing outside the class. So as soon as we try to create an object OB1 of class A, the compiler will definitely call the constructor of class A. As the constructor of class A is private, it cannot be called from outside the class. Hence, OB1 will not be created in the memory. So compiler will immediately generate an error because it is unable to create an object in the memory. It will not be able to create an object in the memory. So the error will be that A brackets is private within the context. So A brackets जो है तो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं हो पा रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, जहां पे मैंने अभी हाईलाइट किया कोड, इस पर्टिकुलर जगह पे द कंपाइलर इज अनेबल टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिकॉज ए OB1 लिखा है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, सो दिस जनरेट्स एन एरर. सो अब एक और एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ. देखिए आप, I am putting here a default a parameterized constructor. So I am putting a parameterized constructor and अब OB1 को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो एक 100 वैल्यू देके क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, चेंज क्या किया, अभी अपन ने पब्लिक डिक्लेरेशन किया. हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे का वैसे ही है, प्राइवेट में ही है. पब्लिक के अंडर में क्या आ रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर n इंटीजर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है. सो जब हम ऑब्जेक्ट OB1 क्रिएट कर रहे हैं तो हम वो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो लेट अस एग्जीक्यूट इट. तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, पैरामीटराइज करके ये आउटपुट में अपन को मिल रहा है. सो देयर इज नो एरर. एरर क्यों नहीं आया, बिकॉज जब OB1 क्रिएट हो रहा है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, because we have provided some parameters in order when we are creating the object OB1. So for that, the parameterized constructor will be called, and the parameterized constructor is public, so it can be called outside the class. So इससे ये जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो पा रहा है आउटसाइड द क्लास. कारण क्या है कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक डिक्लेयर्ड है. सो इसमें एक और चीज आपको समझना है, याद रखना है, दैट एक्सेस स्पेसिफायर्स इफेक्ट द विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. सो कंस्ट्रक्टर को अगर आपने प्राइवेट बनाया है या प्रोटेक्टेड बनाया है तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा. अगर क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है तो उन कंस्ट्रक्टर्स का यूज करके आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. तो क्लास के डेफिनेशन के एरिया के बाहर अगर आप कोशिश करेंगे उन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को या उन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने का,
जो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड है तो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप ऑब्जेक्ट्स तभी क्रिएट कर पाएंगे जब उस रेस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर को आप पब्लिक बनाएंगे, जिससे यूज करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। सो इन दिस केस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके हम OB1 क्रिएट करना चाहते थे, तो वो पॉसिबल हो गया बिकॉज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड पब्लिक इन द क्लास। सो पब्लिक और जो है कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक तीनों हो सकते हैं, और इट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक। सो कुछ क्लासेस में आप कंस्ट्रक्टर्स को प्राइवेट बनाते हैं, कभी भी पब्लिक नहीं बनाते हैं, ऐसा होता है। ठीक। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सिंगलटन क्लासेस, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं होता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स वी यूज सम मेंबर फंक्शंस टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वो एक और टॉपिक है, बाद में आप डिस्कस करेंगे। हम जावा में उस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जावा में जो है काफी प्रोमिनेंटली यूज होता है। ठीक। जहाँ पे क्लास के अंदर में हर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है। ठीक। सो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है क्या, आप बोलेंगे डेफिनेटली हो सकता है। और अगर आपको पूछा जाए कि अगर मेरे क्लास है जिसमें सभी कंस्ट्रक्टर्स मेरे प्राइवेट हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है उसका, बोला बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता उसका। तो आप कैसे करेंगे उसको, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सभी कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट हैं तो आप कैसे करेंगे, तो उसमें आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि वी हैव टू हैव सम पब्लिक फंक्शंस दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। ठीक है। सो इनसाइड द क्लास इटसेल्फ का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी बता रहा हूँ आपको। कोड को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल बनाता हूँ थोड़ा सा, पॉइंटर नहीं रखता हूँ। एक्चुअली जावा में करेंगे तो फिर वो अलग टाइप का रहता है, अभी मैं C++ में कर रहा हूँ तो विल जस्ट मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट आई हैव डन हियर, देयर इज ओनली वन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास विच इज प्राइवेट। अब उस कंस्ट्रक्टर को मैं क्लास के अंदर में जरूर यूज कर सकता हूँ। देखिए मैंने क्लास के अंदर में यूज किया है। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट में पड़ा हुआ जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा OB1 के लिए। अब इस OB1 को मैं रिटर्न बैक कर रहा हूँ F1 फंक्शन को यूज करके, बट F1 फंक्शन इज पब्लिक। ठीक है। सो अगर मुझे इसको यूज करना हो तो C++ में तो पॉइंटर ही बनाना पड़ेगा। चलिए मैं पॉइंटर बना के कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही जो है ना वो कंप्लेन करना शुरू कर देगा। कोड अगर थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोड है वो, ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। ठीक। सो आप देखिए मैं कोड को कैसे लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली अगर इंटरव्यू में पूछता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने कोड सही लिखा, हाँ ठीक लिखा मैंने। ठीक है, आप देखिएगा इसमें एरर नहीं आ रहा। ठीक। तो इसमें हमने क्या किया कि सभी जो कंस्ट्रक्टर्स हैं क्लास के अंदर सभी प्राइवेट हैं, तो देर इज ओनली वन कंस्ट्रक्टर विच इज प्राइवेट विच कैन बी यूज विद इन द क्लास। सो यहाँ पे अपन ने F1 फंक्शन के अंदर में उसको यूज जरूर किया है। देखिए यहाँ पे मैंने A ब्रैकेट्स यूज किया है। सो दिस विल इन्वोक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, और ये न्यू करके क्या होगा, एक न्यू स्पेस एलोकेट होगा और एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, और उसका एड्रेस रिटर्न बैक करेंगे। तो वो एड्रेस जो है वो A* टाइप का एड्रेस है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट जहां करेगा दैट विल बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है।
और उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो ए स्टार यहाँ पे लिखा है उसको रिसीव करने के लिए एस्ट्रिक्स पी लिखा हुआ है। और F1 फंक्शन को जब कॉल करना है तो मुझे F1 फंक्शन को मैंने स्टैटिक बनाया है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बिना ऑब्जेक्ट के मैं F1 फंक्शन को कॉल करूंगा। सो ए डबल कोलॉन F1 करके मैं कॉल कर रहा हूँ। और बिकॉज F1 इज ए पब्लिक फंक्शन, public member function, so it can be called from outside the class. When we call the F1 function, a new instance of class A will be created, and that new instance will be stored inside P, pointer P. So this is how, if all the constructors are, आपको इंटरव्यू में क्या पूछेगा कि अगर सभी कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट हैं तो आप इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो आप अभी अपन ने एग्जांपल देखा था उसमें आप इंस्टेंस नहीं बना सकते मेन में, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेन में इंस्टेंस बन गया। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल ये आ गया है आउटपुट में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था उसके कारण। सो ये प्रोसेस है जिससे कि आप जो है, इफ देर आर ओनली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास, यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास आउटसाइड द क्लास, लेकिन विद सम चेंजेस, थोड़ा पॉइंटर वगैरह यूज करके आपको करना पड़ेगा, ठीक। सो ये कोड अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिसको समझ में आ गया है वो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यूज में जो है ना ऐसा पूछते हैं कि आप कैसे करेंगे इस चीज को। खैर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। अगर प्राइवेट है तो उसका एक अलग तरीका होता है काम करने का। जनरली हम लोग सिंगलटन क्लासेस को यूज करते हैं। सिंगलटन क्लास का मतलब क्या होता है कि जो क्लास होगा उसमें एक ही इंस्टेंस बनेगा, एक ही इंस्टेंस बनेगा और उसी इंस्टेंस को हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलटन क्लासेस। वो हम लोग खैर अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा भी जैसे हम पढ़ेंगे, तो इफ आई टेक द जावा क्लास आई विल आल्सो एक्सप्लेन अबाउट दैट इन डिटेल्स। वो काफी अच्छे से डिटेल में हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा ये तरीका है सी प्लस प्लस में काम करने का, व्हेन देयर आर ओनली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास, ठीक है। सो ये चीज जो है आई वांटेड यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक। चलिए आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन नाउ। ठीक। सो किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिएगा। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में अपन ने जानकारी लिया है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डिस्ट्रक्टर। So in C++, destructors are another functions. They are also member functions. लेकिन they are special member functions, क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे डिस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन उल्टा काम करता है। So destructor means that it is used, it is being called। जैसे कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है कि जब भी ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनेगा तब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाएगा, ठीक है। जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा। डिस्ट्रक्टर क्या है, वो एक स्पेशल फंक्शन है जो कब कॉल किया जाएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला गया। कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जब चला जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कंपाइलर डेफिनेटली डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंपल्सरीली डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो इफ वी हैव, say for example, 10 objects going out of scope, for every 10 objects, for every object which is going out of scope, it will call the destructor, that is 10 times the destructor will be called for each and every object going out of scope। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आउट ऑफ स्कोप जब जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कंपाइलर कंपल्सरीली डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा। अब डिस्ट्रक्टर का स्पेशलिटी क्या है, इट हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। अगर कैपिटल ए नाम से आपने क्लास बनाया है तो कैपिटल ए नाम से ही डिस्ट्रक्टर बनेगा, और कैपिटल ए नाम से कंस्ट्रक्टर भी बनता है, जैसे कंस्ट्रक्टर का जैसे रूल रहता है। डिस्ट्रक्टर में एक और इसका जो स्पेशलिटी है वो है टिल्ड ऑपरेटर। टिल्ड, ये यहाँ पे आपने देख रहे हैं ये साइनोसॉइडल सिंबल जो है, दैट इज अ टिल्ड ऑपरेटर। सो टिल्ड ऑपरेटर प्रिसीडिंग द क्लास नेम and brackets
जो बनाएंगे, दैट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास हैज नो इनपुट आर्गुमेंट्स एज वेल एज नो रिटर्न टाइप. अब इसमें ना तो इनपुट आर्गुमेंट्स रहेगा ना तो मतलब डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे आप. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकता है. So you should have a comparative study understanding about destructor and constructor. So constructor overloading is possible. Destructor overloading is not possible because एक ही destructor बना सकते हैं पूरे क्लास में आप, क्योंकि destructor में ना तो return type होता है ना तो input argument list होता है. ठीक है. So always there is a default destructor and destructor कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट स्कोप के बाहर निकल जाता है, when the object is going out of scope. तो हम लोग डिस्ट्रक्टर का जो मेन इंटेंशन होता है वो ये रहता है कि जो भी मेमोरी एलोकेशन किया गया था कंस्ट्रक्टर के साथ, उन मेमोरी को जो है डिस्ट्रक्टर रिलीज कर देगा. ठीक. तो आउट ऑफ स्कोप अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका कोई काम नहीं है, उसका काम तो खत्म हो रहा है. तो उसने जो ऑब्जेक्ट ने जो भी मेमोरी एलोकेट किया था ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस, उन सभी मेमोरी को डिस्ट्रक्टर के अंदर से हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं. रिलीज कैसे करेंगे? डिलीट ऑपरेटर से करेंगे. वी हैव सीन अबाउट डिलीट ऑपरेटर. तो कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम नया अगर मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर के अंदर से हम उसी नए मेमोरी स्पेस को डिलीट कर देंगे, रिलीज कर देंगे. ठीक है. बाय डिफॉल्ट if we do not create a destructor of the class, then the compiler will create its own destructor for us. For every class a default destructor is created, जिसको do nothing destructor बोलते हैं. जैसे do nothing constructor बनता है, do nothing constructor मैंने आपको बताया था, default constructor जो बनाता है कंपाइलर वो do nothing constructor होता है. do nothing constructor का मतलब है उसके अंदर कोई कोड नहीं रहता. It does not contain any code. Similarly destructor में भी कोई कोड नहीं रहेगा. जो default destructor कंपाइलर देता है वो. हम अगर अपना डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंपाइलर हमारा डिस्ट्रक्टर को यूज करेगा. ठीक है. सो लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग हियर. सो आई विल गो टू द कोडिंग विंडो. ठीक. तो यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. So I am creating a default constructor here. So this will be the default constructor. So whenever an object is created, we will observe that the default constructor will be called. और अगर मुझे डिस्ट्रक्टर बनाना है तो आई विल यूज अ टिल्ड ऑपरेटर. ये साइनोसॉइडल सिंबल along with the class name and brackets. No arguments inside the brackets. And this is destructor. Default destructor. Okay. So this is the default destructor. This is the only destructor we can create in the class. मैंने सिर्फ क्या किया? एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक डिस्ट्रक्टर बना दिया. लेट अस सी कि डिस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर्स कैसे कैसे कॉल हो रहे हैं. So I will create a member, a normal function, not a member function. Say f1 I have created. So inside f1 I am going to create some objects of the class. Say ob1 एक object create किया, एक ob2 object create किया, एक ob3 object create किया. I have created 3 objects of the class inside function f1. So remember that whenever we call the function f1 from the main function, जैसे अभी यहाँ पे मैंने call कर दिया, so the entire procedure you should understand. So जैसे आपको प्रोसीजर समझ में आएगा, आपको बिहेवियर समझ में आएगा, तुरंत आप उसको समझ जाएंगे कि कैसे एक्ट करेगा. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इनसाइड f1, अब यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करें तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? f1 को कॉल किया. f1 कॉल करने से क्या होगा? f1 का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा. सो एज सुन एज वी कॉल द फंक्शन f1, द बॉडी ऑफ द or the definition of the f1 will be executed.
जैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ऑब्जर्व दैट दिस इज द कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग ऑफ F1 एंड दिस इज द कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग ऑफ F1. सो इनसाइड F1 कर्ली ब्रैकेट जहां से ओपन हो रहा है वो स्कोप ओपन हो रहा है, द स्कोप इज ओपन. सो एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. ये 13 नंबर लाइन पे स्टेटमेंट जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर 14 एग्जीक्यूट होगा, फिर 15 एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जैसे ही क्लोज हो जाएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ F1 विल वैनिश. मेमोरी से F1 को हटा दिया जाएगा. मेमोरी से जैसे जो भी स्टैक में F1 के अंदर में जो भी वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर किए रहेंगे वो स्टैक में से हटा दिया जाएगा. तो स्टैक का क्वालिटी आपको पता है, जो पहले बनता है वो लास्ट में रिलीज होता है. सो OB1 पहले बना है, दे ऑब्जर्व दैट दिस इज क्रिएटेड फर्स्ट इन द स्टैक, है ना. दिस इज क्रिएटेड सेकंड इन द स्टैक एंड दिस इज क्रिएटेड थर्ड इन द स्टैक. ठीक. सो OB1 सबसे नीचे आ गया, उसके ऊपर OB2 आ गया, उसके बाद OB3 आ गया जब क्रिएट हुए थे. क्योंकि ये स्टैक फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल द लोकल वेरिएबल्स, ऑल द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द स्टैक. सो OB1, OB2, OB3 आर लोकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ F1. F1 फंक्शन के लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑटोमेटिक कैटेगरी में आते हैं, स्टोरेज क्लास में आते हैं. सो दे विल बी क्रिएटेड इन स्टैक. अब स्टैक में जब ये क्रिएट होगा तो याद रखिएगा, OB1 पहले क्रिएट हुआ, OB2 बाद में क्रिएट हुआ, OB3 उसके बाद क्रिएट हुआ. सो स्टैक में सबसे नीचे कौन रहेगा? OB1. उसके ऊपर रहेगा OB2, उसके ऊपर रहेगा OB3. जैसे ही स्कोप क्लोज हो जाएगा, स्कोप क्लोज होते ही सबसे पहले पॉप कौन सा होगा? पॉप आउट होगा. OB3 पहले पॉप आउट होगा, मतलब इसका मेमोरी रिलीज हो जाएगा. फिर OB2 सेकंड पॉप आउट होगा, फिर OB1 जो है वो थर्ड पॉप आउट होगा. सो ये जो है फर्स्ट पुश जो रहेगा OB1 का रहेगा, सेकंड पुश जो होगा वो OB2 का रहेगा, थर्ड पुश जो रहेगा वो OB3 का रहेगा. और जैसे ही स्कोप से बाहर निकलेंगे, आउटसाइड द स्कोप जैसे ही जाएंगे, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो पॉप है वो किसका होगा? OB3 का होगा. फिर सेकंड जो पॉप होगा वो OB2 का होगा. फिर थर्ड जो पॉप होगा वो OB1 का होगा. ठीक. सबको स्टैक के बारे में मालूम है ना? डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं ना अभी? यस यस सर. सर. ठीक. तो ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा है ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर. नो सर. थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू होगा, पहला ऑब्जेक्ट पुश होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पुश होगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट OB1 सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर OB2 आएगा, उसके बाद OB3 आएगा स्टैक के ऊपर. स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक जमा देना. तो पहले जो आएगा सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा OB2, उसके ऊपर आएगा OB3. तो ये उसको बोलते हैं पुश हो जाना. तो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, स्टैक मेमोरी में पुश हो जाएगा, मतलब क्रिएट होगा. मेमोरी में ये सब क्रिएट होंगे. जैसे जैसे मेमोरी में क्रिएट होते जाएंगे वो स्टैक में बनते जाएंगे, उनका रेफरेंस स्टैक में बनते जाएगा. जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, इन सब का एग्जिस्टेंस खत्म होगा. एग्जिस्टेंस जैसे ही खत्म होगा मतलब क्या होगा? मेमोरी से उसको निकालना है. तो मेमोरी से जैसे ही निकालेंगे, कौन सा सबसे पहले पॉप आउट होगा? OB3, क्योंकि OB3 सबसे ऊपर था, तो OB3 सबसे पहले पॉप आउट होगा. फिर OB2 निकलेगा, फिर OB1 निकलेगा. सो OB3 का मेमोरी पहले रिलीज होगा, उसके बाद OB2 का मेमोरी रिलीज होगा, फिर OB1 का मेमोरी रिलीज हो जाएगा. ठीक है. सो आप अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जब हम F1 फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले तो ये क्रिएट होंगे OB1, OB2, OB3. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के कारण ये OB1, OB2, OB3 जो है रिलीज भी हो जाएंगे मेमोरी से. सो आप ऑब्जर्व करेंगे इसको जब मैं रन कर रहा हूँ. देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है 3 बार कॉल हुआ. पहला जो है OB1 के लिए कॉल होगा. ठीक. पहला जो है OB1 के लिए कॉल होगा. दूसरा जो है OB2 के लिए कॉल होगा. तीसरा जो है OB3 के लिए कॉल होगा. क्योंकि OB1 पहले बनेगा, फिर OB2 बाद में बनेगा, OB3 बाद में बनेगा. ठीक है. ठीक. सो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. उसके कारण डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद जैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया तो पॉप ऑपरेशन शुरू होगा, मेमोरी रिलीज होना शुरू होगा. तो OB3 रिलीज होगा, OB2 रिलीज होगा और OB1 रिलीज होगा. तो उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर OB3 के लिए पहले कॉल होगा, फिर OB2 के लिए कॉल होगा, फिर OB1 के लिए कॉल हो जाएगा. ठीक. सो ये
जो है याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे सीरीज में कॉल होता है, किस सीरीज में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, किस सीरीज में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक। सो ये आइडिया सबको समझ में आ रहा है? इसमें और किसी को कुछ डाउट है क्या अभी जो अपन ने डिस्कस किया? सर योगीराज का ज्वाइन नहीं हो रहा, उसको एक बार ज्वाइन नहीं दीजिए ना सेकंड लिंक पे। अरे दोनों दोनों लिंक्स में है, दोनों किसी एक लिंक पे चले जाए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिंक 2 भी तो है। सेकंड लिंक में हाँ ज्वाइन आ नहीं हो गया, रहा सर वो। लिंक 2 में आ गया, ओके। योगीराज आ गया। ठीक है, कोड समझ में आ रहा है सबको? जैसे मैंने अभी बताया ये समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट है कि एक बार पूछ लीजिए। नो सर। ठीक। चलिए अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। अभी जैसे मैंने तो एज्यूम करवा के आपको बता दिया कि OB1 पहले बना, OB2 बाद में, खैर जो दिख रहा है बन रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय जो मतलब रिलीज जो हो रहा है मेमोरी, वो उल्टा कैसे हो रहा है, OB3 OB2 OB1, उसका मैंने बेसिक सर फंडामेंटल बताया। क्योंकि ये हाँ बताइए। सर ये डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर डिलीट ऑपरेटर जैसे काम करता है ना, मेमोरी रिलीज नहीं करता नहीं है। नहीं, नो 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 नो, इट इज नॉट डिलीट, नो इट डज नॉट वर्क एज ए डिलीट ऑपरेटर, इट इज जस्ट ए मेंबर फंक्शन विच इज बीइंग कॉल्ड। अब इसके अंदर में जो कोड हम लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्टर में न्यू ऑपरेटर यूज करके कुछ मेमोरी बनाया है डेटा मेंबर्स के लिए, तो हम डिस्ट्रक्टर में उसको जरूर डिलीट करें। जैसे एक अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर है p, और यहाँ पे हमने कोड में लिखा p इक्वल टू न्यू इंट से, यहाँ पे 100 मैंने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। तो p के पास अभी मेमोरी एलोकेट हो गया है ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टर। तो जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे हम उसको, मतलब डिस्ट्रक्टर जब डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर जब कॉल कर रहे हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? डिलीट p, ये कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके रिलीज होगा मेमोरी, नहीं तो मेमोरी रिलीज नहीं होगा। अगर हमने ऐसा करके छोड़ दिया है और डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जिसमें डिलीट p हम नहीं लिख रहे हैं, तो वो डैंगलिंग रेफरेंसेस बन जाते हैं, मेमोरी एक्वायर करके बैठ जाएंगे, और उसको जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो मेमोरी खा के बैठा रहेगा, उसको हम लोग जो है किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते। तो इसलिए जब भी हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर में, मतलब डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, डेटा मेंबर है पॉइंटर की, तो न्यू ऑपरेटर से अगर उसको इनिशियलाइज किए हैं, तो डिस्ट्रक्टर में डिलीट ऑपरेटर से उसको रिलीज जरूर कर लें। ये हमारा काम है एक्चुअली, ये अपने आप नहीं करेगा। ठीक है, आइडिया समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा अभी मैं इस कोड को थोड़ा सा और आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मतलब प्रूफ करने के लिए। अगर आपको इंटरव्यू, एक्चुअली क्या मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, अगर इंटरव्यू में पूछता है कि आपको कैसे पता लगेगा, जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि भाई पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है। ठीक है, अभी मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कोड को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने अभी बताया कि ये पुश होगा OB1 OB2 OB3, और पॉप होगा OB3 OB2 OB1। तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे? अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है कि इसको प्रूव करके बताइए, तो आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, जो मैं कोड अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा कोड है। अभी हम क्या करेंगे, एक इंट आईडी ले लेंगे। सो इंट आईडी इज समथिंग विच विल बी, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट इज इंट आईडी? इंट आईडी इज ए इंस्टेंस डेटा मेंबर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस डेटा मेंबर? कैन एनीबॉडी टेल मी? इंस्टेंस डेटा मेंबर जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? प्लीज टेल मी। इंट आईडी इंस्टेंस डेटा मेंबर है, इसका क्या मतलब होगा? It will be created for every object. करेक्ट। तो हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए यहाँ पे F1 के अंदर में? 3। 3। ठीक है, सो OB1 का आईडी अलग होगा, OB2 का आईडी अलग होगा, OB3 का आईडी अलग होगा, बिकॉज सबके सब इंस्टेंसेस के लिए आईडी अलग अलग बनेगा। अब हम बनाएंगे एक काउंटर, CNT करके बना रहे हैं, जो स्टैटिक है। सो इट इज द क्लास डेटा मेंबर, इट इज नॉट द इंस्टेंस डेटा मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये एक ही बार बनेगा सारे ऑब्जेक्ट के करेक्ट लिए। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक ही बार बनेगा, CNT विल बी क्रिएटेड ओनली वंस। तो OB1 OB2 OB3 के लिए एक सिंगल CNT बनेगा। ठीक है, दैट विल बी शेयर्ड बाय OB1 OB2 एंड OB3। चलिए अब मैं इसको कोड को लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस कोड को थोड़ा सा मैं, ठीक है चलिए, CNT प्लस इक्वल टू 1, ID इक्वल टू CNT। ठीक है, और यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी हम प्रिंट करते हैं जो क्रिएट हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट होगा, तो नेचुरली ऑब्जेक्ट आईडी वहां पे हम अगर दिखाते हैं तो वो सर बस जावा में लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आईडी जो है वो हमको बताएगा कि अभी आईडी का वैल्यू क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आईडी से हमको पता लग जाएगा। जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आईडी, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड आईडी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका आईडी, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका आईडी हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। आई विल जस्ट प्रिंट द आईडी। बहुत सिंपल सा कोड है, ये आपको अपने इंटरव्यू में ऐसे समझाना पड़ेगा, इसको कोड को सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, समझाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 3 बार। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो जितने बार ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उतने बार काउंट का वैल्यू +1 हो जाएगा, मतलब पुराना जो वैल्यू था काउंट का उससे 1 ऊपर चला जाएगा, और आईडी के अंदर वो काउंट चला जाएगा। आईडी विल स्टोर द लेटेस्ट काउंट वैल्यू एंड दैट आईडी वैल्यू विल बी प्रिंटेड हियर। सो इट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। सो जिस ये पूरा का पूरा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होगा तो ये डिस्ट्रक्टर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहां पे आईडी को हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, हम सीएनटी को बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, हम सिर्फ आईडी को प्रिंट करा रहे हैं, आईडी वैल्यू को बता रहे हैं। सो जिस ऑब्जेक्ट का जो भी आईडी था वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी। अच्छा, एक और चीज इसमें करना था, स्टैटिक मेंबर है, तो आई हैव टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर, सीएनटी इक्वल टू 0, मैं उसके 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अगर सिंपल सेमीकोलन लिखते तो भी 0 से इनिशियलाइज हो जाता, स्पेसिफिकली मैं 0 कर रहा हूँ वो भी चलेगा, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। सो हियर द स्टैटिक मेंबर हैज बीन इनिशियलाइज्ड। सो इस कोड को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कौन सा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ और कौन सा ऑब्जेक्ट पहले डिस्ट्रॉय हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 2 3, ये आईडीज हैं OB1 OB2 OB3 का, और डिस्ट्रॉय जब हो रहा है देखिएगा 3 2 1 डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो दिस प्रूव्स योर पॉइंट दैट जिस सीरीज में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके बिल्कुल उल्टे सीरीज में ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं, मतलब मेमोरी फ्री हो जाता है, या बोलना चाहिए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ज्यादा स्पेसिफिक रहे ज्यादा बेटर रहेगा। सो जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होगा उसके बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स कॉल होता है, इसको याद रखिएगा, इसको आप बोलिएगा इंटरव्यू में अगर पूछते हैं, ठीक है। सो द सीरीज इन विच द कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड, द डिस्ट्रक्टर्स विल बी कॉल्ड जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर। क्लियर? सो होपफुली आइडिया समझ में आया है, प्रोग्राम समझ में आया आपको। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, या नोट डाउन करके रख लीजिए प्रोग्राम को। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। No, मैंने sir. जो है ये सेम कोड को इसमें शेयर कर दिया है अपने चैट में। सो अगर आपको ट्राई करना है तो उसको ट्राई कर लीजिए, लेकिन आई सजेस्ट दैट अंडरस्टैंड द कोड एंड राइट योर ओन कोड। कॉपी पेस्ट मत करिए, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए पहले, अंडरस्टैंड करने के बाद अपना खुद का कोड लिखेंगे। सो अपना खुद का कोड लिखने से क्या होता है, गलतियां होती हैं, समझ में आता है कि कहाँ गलती हो रही है, दोबारा फिर आप वो गलती को नहीं करेंगे। कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रखना कोडिंग के वक्त, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई विल वाइंड अप द लेक्चर नाउ। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, sir. ओके, No, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, एक सेकंड।